नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का जो नाम है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसको हिंदी के अंदर या फिर साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। कि हम पशु जो भी है, जो एनिमल है, उसमें हम कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाए, है ना। तो और कृत्रिम तरीके से हम किस तरीके से हम कृत्रिम गर्भाधान करवाए, चाहे वो पशु हो चाहे भैंस हो, है ना। तो और भी सुअर, बकरी, तो इनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे कराए, है ना। तो उन सभी चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। निश्चित मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन मतलब यहां से 90% चांस है कि यहां से क्वेश्चन आए, तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या है, कृत्रिम गर्भाधान, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में क्या हो जाएगा इसका, कि जो भी हमारा मतलब उच्च प्रजनन जो क्षमता वाले जो नर होंगे, कैसे नर, उच्च प्रजनन जो क्षमता वाले नर होंगे, उनका जो वीर्य होगा, है ना, उस वीर्य को हम किससे एकत्र करेंगे, यंत्रों के द्वारा हम क्या करेंगे, एकत्र करेंगे। और जब हमारा जो मादा जो पशु होगा उसका जब मध्यकाल जो प्रारंभ होगा, उस मध्यकाल के अंदर हम क्या कर देंगे, वो जो वीर्य इकट्ठे किया है उसको हम इंजेक्ट कर देंगे, है ना। किसमें, मादा के जो जननांग है, जो सर्विक्स वाला भाग है, उसमें हम इंसर्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, जो पशु होगा वो क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में आ जाएगा, है ना। जो भी मादा पशु होगी वो गर्भावस्था में आ जाएगी, है ना। और इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसका जो मीनिंग है वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, है ना, तो परिभाषा आप लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा। सबसे पहले तो परिभाषा, है ना। परिभाषा में क्या लिखेंगे, कृत्रिम विधि द्वारा, कृत्रिम विधि द्वारा, है ना, कृत्रिम विधि द्वारा उच्च प्रजनन क्षमता वाले, उच्च प्रजनन क्षमता वाले नर, है ना, उच्च प्रजनन क्षमता वाले नर पशु के वीर्य को यंत्रों के द्वारा मध्यकाल में मादा पशु के जननांगों, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, है ना, क्या बोलते हैं, सर्विक्स। इस वाले भाग में जननांगों में छोड़ना आपका क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। क्लियर पॉइंट। तो हमें कृत्रिम गर्भाधान का सबसे पहले तो मीनिंग समझना है कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। तो कृत्रिम जो गर्भाधान होता है वो होता क्या है, कृत्रिम गर्भाधान ये है कि आपको आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, जो उच्च प्रजनन जो क्षमता वाला जो नर है, क्या है, नर है, उस नर का हमें क्या करना है, वीर्य का एकत्रण करना है। किसके द्वारा करेंगे वीर्य का एकत्रण, वीर्य का एकत्रण करेंगे आप यंत्र के द्वारा, वीर्य का एकत्रण करेंगे। और एकत्रण करने के बाद में उस वीर्य का क्या करेंगे, है ना, जो वीर्य है उसको हम, जो मादा पशु है उसके सर्विक्स भाग में
छोड़ देते हैं, उसके बाद में जो मादा पशु है वो क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, इसी विधि को हम कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। और अगर हम दूसरी भाषा में कहें, है ना, दूसरी भाषा में और क्या कह सकते हैं, उच्च आनुवंशिक उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले नर पशु, उच्च गुणवत्ता वाले नर पशु के वीर्य को है ना इकट्ठा करके है ना, एक बार तो इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसको, किसको, वीर्य को, उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, डिग्री सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन है ना, तरल नाइट्रोजन पर संग्रहण करते हैं तथा क्या लिखेंगे, तथा उसे उस हिमकृत वीर्य को उसी पशु की मादा का है ना, उसी पशु की मादा का हीट के दौरान है ना, क्या बोल रहे थे इसको, मध्यकाल के दौरान है ना, कृत्रिम रूप से सर्विक्स में डालना, जिससे मादा गर्भधारण कर लेती है। मतलब आप क्या कहेंगे कि जो उच्च आनुवंशिक गुण वाला जो नर है उसका वीर्य को हम क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, और एकत्रित करने के बाद में 196 डिग्री सेल्सियस है ना तरल नाइट्रोजन के अंदर उसको क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। और जो हिमकृत जो आपका वीर्य है, मतलब जो वीर्य है हिमकृत है ना, तरल नाइट्रोजन संग्रहण किया, और संग्रहण करने के बाद में जो हिमकृत जो वीर्य बना है उसी पशु का जो मादा होता है उसके मध्यकाल के दौरान हम किस में डाल देते हैं, कृत्रिम रूप से किस भाग में डाल देते हैं, तो सर्विक्स वाले भाग में डाल देते हैं, जिससे जो मादा होती है वो क्या हो जाती है, गर्भधारण कर लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कृत्रिम गर्भाधान का हम क्या माने, कि उसका मीनिंग समझे कि कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। तो आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका सही होने की बहुत 100% संभावना है यहां से, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले तो हमने क्या माना है, इसका मीनिंग समझा है और इसकी परिभाषा लिखी है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें सर्वप्रथम एआई की, है ना, नोट की बात करें, अब नोट लिखेंगे हम, तो उसमें लिखेंगे सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान को अब एआई के नाम से ही लिखूंगा मैं, है ना। तो कृत्रिम जो सर्वप्रथम विश्व के अंदर बात करें तो किसने कृत्रिम जो आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था, तो वो आ जाएगा आपका लाजारो क्या नाम है, सप्लान है ना, सप्लांजानी ने किया था। क्लियर, ठीक है ना। सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले आर्टिफिशियल किसने किया था, तो लाजारो सप्लांजानी ने किया था, है ना। कब किया था पूछे
तो 1780 के अंदर किया था। किस में किया था तो पूछे तो आपको बताना है एक कुतिया के अंदर किया था। क्लियर पॉइंट, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, भारत में सबसे पहले एआई, भारत में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसने किया था तो आपको बताना है डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा। ठीक है, संपत कुमार के द्वारा। कहां पर किया था तो मैसूर में एक डेयरी थी, मैसूर के डेयरी फार्म में। ठीक है ना, मैसूर के डेयरी फार्म जो था है ना, उस पर उन्होंने क्या किया था, एआई किया था, है ना। अब इसकी बात करें तो इन्होंने किस किस में किया था, बेंगलुरु का एक प्रसिद्ध, बेंगलुरु के जो प्रसिद्ध है वो कौन से, हिलकर में, प्रसिद्ध जो हिलकर है, हिलकर में क्या किया था, हिलकर जो थी जो नस्ल, हिलकर में होलिस्टीन नाम सुना है, होलिस्टीन के सीमन का प्रयोग किया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सब भारत में अगर पूछे तो सबसे पहले आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन किया था वो किसने, डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। कहां पर किया था, मैसूर डेयरी फार्म मैसूर के अंदर। क्लियर। और बेंगलुरु में प्रसिद्ध एक नस्ल है जो हिलकर के नाम से, और जो होलिस्टीन है उसका हमने क्या लिया, सीमन लिया, उस सीमन को हिलकर के अंदर डाल दिया। क्लियर। तो इस तरीके से इन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। फिर हमने अगर नेक्स्ट बात करें, है ना, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात जो कर रहे हैं वो है पहला भैंस का बछड़ा, पहला भैंस का जो बछड़ा था, है ना, जो पहला भैंस का जो बछड़ा था वो 1943 के अंदर, कब, 1943 में किसके द्वारा, इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद कृषि संस्थान के द्वारा, है ना। ये कहां पर है, यूपी, है ना, ये यूपी में पैदा हुआ, है ना, पहले भैंस का बछड़ा। फिर हम बात करें विश्व का पहला बफेलो काल्फ, विश्व का पहला बफेलो काल्फ आईवीएफ की बात करें तो उसका नाम क्या था, प्रथम। क्लियर। एक तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखेंगे, और क्या ध्यान रखेंगे, फिर हम बात करें कि एक और वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था इवेनोक, इवेनोक एक वैज्ञानिक का नाम है। और इस इवेनोक और उसकी जो टीम थी उसने कब, 1899 के अंदर, है ना, ये कैसा वैज्ञानिक है, एक कहाँ का है, रूस का, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, इसने क्या किया 1899 के अंदर, 1899 के अंदर पहली बार, है ना, पहली बार एआई, है ना, वो भी सक्सेस किसमें की, इसने भेड़ों में। क्लियर। और अगर हम बात करें कि जो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है ना, वो किस किस में करवाया जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि इसको हम गाय के अंदर, भैंस के अंदर, और किस में करवाएंगे, सुअर के अंदर, सुअर हो गया, और कौन सा, घोड़ा, घोड़े में, है ना। और हम किसकी बात करें, पक्षी, कुत्ते में, और किसमें, भेड़ के अंदर, किसमें, भेड़ों में।
क्लियर। तो इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट हम अगर देखें कि और कौन सी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो हम बात करें कि एक था आपका एक जो था अमेरिका के केटल ब्रीडर्स में जो फ्रोजन सीमन की जो तरल नाइट्रोजन है ना, तो उसको जो स्टोर किया जाता है तरल नाइट्रोजन के अंदर, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूं, है ना। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा वीर्य का एकत्रण विधि। वीर्य की एकत्रण विधि। तो ये जो वीर्य होता है वो हम तीन तरीकों से हम इसका एकत्रण करते हैं। जो पहला तरीका हो जाएगा मसाज करके, मसाज करके। और अगर दूसरे तरीके की बात करें तो विद्युत झटके के द्वारा। और तीसरी अगर हम बात करें तो कृत्रिम वेजाइना, है ना। आर्टिफिशियल वेजाइना को बनाएंगे और उसके बाद में उसमें क्या टेम्परेचर रखना है ना, उसका प्रेशर क्या रखना है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यहाँ पर। और अगर हम मसाज की बात करें तो मसाज के बारे में अगर बात करें तो जो भी नर होंगे, है ना, जिससे हमें वीर्य एकत्रित करना है, उसके जो जननांग होंगे उसको सहलाकर भी वीर्य का एकत्रण किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें जो दूसरे प्रकार की, है ना, मसाज करके हम कहते हैं कि इसमें क्या कहेंगे, जननांगों, है ना, किसमें, नर को सहलाकर। क्लियर। फिर अगर हम बात करें विद्युत झटके के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वीर्य का एकत्रण कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि जो कितने वोल्ट का करंट रखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वोल्ट कितना होता है, 10 से लगाकर 15 वोल्ट का करंट रखा जाता है ना। फिर हम बात करें कि कहां पर झटके देते हैं, गुदा में। गुदा में झटके, किसके, नर के गुदा के अंदर झटके देते हैं। और इस विधि से प्राप्त वीर्य का जो आयतन होता है ना, जो वीर्य होगा उसका हम किसकी बात करें, आयतन, है ना। एक तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आयतन अधिक होगा, लेकिन जो सांद्रता होगी, जो कंसंट्रेशन होगा वीर्य का, है ना, सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब विद्युत झटके के द्वारा भी हम वीर्य का एकत्रण कर सकते हैं। और इसमें हम क्या, कितना करंट लेते हैं, कितने वोल्ट का, 10 से लगाकर 15 वोल्ट का करंट लेते हैं। और कहां लगाते हैं, तो गुदा के अंदर झटके देते हैं। नर का जो गुदा होता है वहां पर हम झटके देते हैं। और झटके देने के बाद में जो वीर्य है, जो वीर्य निकलेगा, उसका जो आयतन तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, उसका वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन की बात करें, उसकी सांद्रता की बात करें, तो वो कैसा हो जाएगा, बहुत कम होता है। क्लियर। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें किसकी, कृत्रिम वेजाइना की बात करते हैं, तो कृत्रिम वेजाइना में अगर हम बात करें तो ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, सबसे पहला पॉइंट तो, ठीक है ना। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, है ना, तो इसमें जो कृत्रिम वेजाइना का जो तापमान होता है ना, तापमान सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये जो तापमान जो रखा जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर रखा जाता है, किसका, कृत्रिम वेजाइना का। क्लियर। ठीक है ना। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, डमी सांड का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि हमने जो वीर्य एकत्रण करने की भी हम विधि पढ़ रहे थे, और विधि में सबसे पहले हमने जो देखी थी वो देखी थी हमने कि जो मसाज कर भी हम वीर्य का एकत्रण कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि विद्युत झटके के द्वारा हम एकत्रण कर सकते हैं, और कृत्रिम वेजाइना के द्वारा भी हम वीर्य का एकत्रण कर सकते हैं। तो मसाज के द्वारा तो हम कहते हैं कि जो जननांग है उसको सहलाकर वीर्य का एकत्रण किया जा सकता है। और अगर विद्युत झटके की बात करें, 10 से लगाकर कितना वोल्ट करंट देते हैं गुदा के अंदर, तो 10 से लगाकर 15 वोल्ट का। और इसमें जो वीर्य होता है ना, उसका आयतन तो बहुत ज्यादा होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कृत्रिम वेजाइना, आर्टिफिशियल वेजाइना की बात करें, तो आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर भी क्या करेंगे कि उसका जो शिशन होगा, है ना, जो भी पशु होगा उसका शिशन होगा, उसको क्या करेंगे, उसको कृत्रिम वेजाइना के अंदर क्या करेंगे, इंजेक्ट करवा देंगे। और इंजेक्ट करवाने के बाद में क्या करेंगे कि जो कृत्रिम वेजाइना जो होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि उसका टेम्परेचर क्या रखा जाए। तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है, और इसमें डमी सांड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है हम वीर्य परीक्षण। वीर्य परीक्षण, और ये जो वीर्य परीक्षण है ना, इसमें हम सबसे पहले वीर्य का जो परीक्षण करेंगे वो करेंगे हम किसके द्वारा, बीबीसी। ब्रोमो, है ना, क्या हो जाएगा, ब्रोमो मेथाइल ब्लू कैस्टालेज। ब्रोमो मेथिल ब्लू कैस्टालेज, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको बीबीसी के नाम से भी जानते हैं। अब वीर्य का परीक्षण में हम इस बीबीसी के द्वारा क्या क्या ध्यान रखते हैं वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, वीर्य की शुद्धता देखते हैं इससे, है ना, वीर्य की शुद्धता देखने के लिए, है ना। और हम क्या देखेंगे, पीएच, है ना, पीएच ज्ञात करने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि वीर्य की शुद्धता है ना, प्यूरिटी है वो कितनी है, और उसका पीएच है वो कितना है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पीबीसी का उपयोग करते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, जो गाय का जो नर होगा, है ना, उसके जो वीर्य होगा और उस वीर्य का पीएच लगभग कितना होता है, वीर्य का जो लगभग जो पीएच होता है वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, जो वीर्य का जो पीएच होता है वो कितना हो जाएगा, 6.7। क्लियर। और अगर हम बात करें किसकी, भैंस की, है ना, तो भैंस में जो नर होता है उसके अगर वीर्य के जो पीएच होता है उसकी अगर हम बात करें तो जो वीर्य का जो पीएच होगा वो कितना हो जाएगा, 7.4। क्लियर पॉइंट। और अगर हम बात करें वीर्य का अपेक्षित घनत्व, है ना, अपेक्षित घनत्व किसके, वीर्य का, है ना, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 1.035 की घनत्व होनी चाहिए, ध्यान रखना इतना, है ना। फिर हम बात करें कि वीर्य की जो गंध होती है, वीर्य की जो गंध होती है वो किसके कारण आती है, ये एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है ये किसके कारण आती है। तो वीर्य की जो गंध आती है वो आती है आपके एमिन्स के कारण, एमिन्स के कारण। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि वीर्य का रंग जो होता है वो कैसा होता है, पीला,
है ना। रंग कैसा होता है किसका, वीर्य का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। और पीला किसकी वजह से होता है, तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के कारण ये कैसा होता है इसका रंग, तो इसका रंग कैसा होता है, राइबोफ्लेविन के कारण कैसा होता है, पीला होता है, ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि जो सर्वश्रेष्ठ जो वीर्य होगा, सर्वश्रेष्ठ जो वीर्य होगा वो कैसा होगा, अगर ये पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ जो वीर्य होगा उसका रंग तो कैसा होगा, है ना, क्रीमी रंग का होगा और कैसा होगा, गाढ़ा, है ना। वीर्य कैसा होगा, एक तो गाढ़ा होगा और कैसा होगा, क्रीमी रंग, जैसे क्रीम का रंग होता है वैसा ही होता है, क्रीमी रंग का होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर खराब वीर्य की बात करें, कैसा वीर्य, खराब वीर्य की बात करें तो खराब वीर्य का पता कैसे लगाएंगे, वो कैसा होगा, तो पानी जैसा। क्लियर, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस वीर्य के परीक्षण के लिए हम एक बीबीसी का उपयोग करते हैं, ब्रोमोमिथाइल ब्लू कार्बोक्सिलेज का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक तो वीर्य की शुद्धता देखेंगे, उसका पीएच देखेंगे उपयुक्त है या नहीं है। तो गाय का जो नर होता है उसका जो पीएच होता है वीर्य का वो कितना हो जाएगा, वो लगभग 6.7 होना चाहिए। और भैंस की बात करें तो वही पीएच कितना होना चाहिए, 7.4। और अगर अपेक्षित घनत्व की बात करें तो वो कितना होना चाहिए, 1.035। और अगर बात करें कि वीर्य में एक विशेष गंध आती है, और वो गंध किसके कारण आती है, तो आपको बताना है कि वो गंध आती है आपकी एमिन्स के कारण आती है। और जो रंग है वीर्य का वो किसके कारण है, वो है आपका राइबोफ्लेविन के कारण है। और अगर अच्छा वीर्य है तो अच्छे वीर्य के गुण ये हो जाएंगे कि जो वीर्य होगा वो गाढ़ा होगा और कैसा हो जाएगा, क्रीमी कलर का होगा, क्रीमी रंग का होगा। और अगर खराब क्वालिटी का वीर्य है तो वो समझ लेना कि वो कैसा है, पानी जैसा है। क्लियर। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक और टेस्ट पढ़ते हैं, वो है उस टेस्ट का नाम है एमबीआर। और इस एमबीआर को ही हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम इसमें क्या देखते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे हम इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे कि वीर्य में जो शुक्राणु है उनकी संख्या कितनी है ना। तो वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या, क्लियर पॉइंट है ना। वीर्य में किसकी संख्या देख रहे हैं, शुक्राणुओं की संख्या देख रहे हैं, है ना। फिर हम बात करें कि और किसकी बात करेंगे, गतिशीलता की जब बात करेंगे, वीर्य की गतिशीलता की, है ना। गतिशीलता का पता लगाएंगे। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो गतिशीलता होती है वीर्य की, जो गतिशीलता होती है किसकी, वीर्य की, वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, 40% से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एमबीआर एक टेस्ट होता है, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। और इसमें क्या होता है कि जो वीर्य है, जो वीर्य है उस वीर्य में शुक्राणु जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है उसका पता लगाया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो वीर्य है ना, जो शुक्राणु है उनकी गतिशीलता का पता लगाते हैं कि उनकी गतिशीलता कितनी है। और अगर 40% से कम है तब तो वो शुक्राणु कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर माना जाए कि 40% से ज्यादा है
तो वो बहुत काम का है। इसीलिए जो शुक्राणु जो होता है उसकी गतिशीलता 40% से अधिक ही होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि एक बात आती है आपकी सीमन डाइल्यूटर की, है ना। किसकी बात करेंगे? सीमन डाइल्यूटर, है ना। सीमन तनु कारक की बात करें, सीमन तनु कारक, सीमन तनु कारक की बात करें तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सीमन तनु कारक, है ना, सीमेन डाइल्यूटर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है हमारा एक योग डाइल्यूटर। क्लियर? एक तो इसका उपयोग करते हैं हम, है ना। इसमें क्या करेंगे कि ये क्या करता है, ये सीमेन को एक तो पोषण प्रदान करेगा। किसको? सीमेन को क्या करेगा? पोषण, बिल्कुल, है ना, ये ध्यान रखना है। और क्या करेगा, है ना, गर्मी व ठंड में सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य किसका है? तो एक योग डाइल्यूटर का। क्लियर? फिर अगर हम दूसरी बात करें कि एक होता है सिट्रेट सॉल्ट। कौन सा होता है? सिट्रेट सॉल्ट। तो इसका काम क्या है कि इसका काम यही है कि जो पीएच होता है उसका हम क्या करें? बैलेंस, मतलब पीएच को नियमित बनाए रखता है, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें ज्यादातर जो पशु होते हैं उनका जो सीमन होता है ना, सीमेन, ज्यादातर जो पशु होते हैं उनका जो सीमेन होता है वो लगभग कितना होता है? 6.8 होता है ना, 6.8 होता है। लेकिन अगर बात करें घोड़े की बात करें, मुर्गा की बात करें और सुअर की बात करें तो उसका जो सीमेन होता है वो क्या होता है? घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, है ना, और कौन सा हो गया? मुर्गा, है ना। तो इसका जो सीमेन का जो पीएच होता है उसका पीएच कितना होता है? 7.4। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सिट्रेट सॉल्ट है ये भी पीएच को मेंटेन रखता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट एक और चीज हम यूज करते हैं, वो करते हैं हम ग्लिसरॉल, है ना। किसका उपयोग करते हैं? ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। और ये क्या करता है? ठंडे आघात से बचाता है। क्लियर? ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखेंगे? एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखे, है ना। तो एंटीबायोटिक में भी अगर पूछे क्या क्या उपयोग किया जाता है तो आपको बताना है। एक तो हम यूज करते हैं पेनिसिलिन और एक उपयोग करते हैं हम स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट यहां तक, है ना। और इसका जो एंटीबायोटिक जो है इसका उपयोग क्या हो जाएगा? इसको क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि हमारे जितने भी मतलब जो जीवाणु होंगे उनके संक्रमण से बचाते हैं ये, है ना। जीवाणु संक्रमण से रक्षा करता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीमन तनुकरण के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है और क्यों उपयोग किया जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट? फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, है ना, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है अगर सीमन की बात करें कि सीमन को हम किसमें भरते हैं? इस सीमन को हम कौन से जार के अंदर भरते हैं? तो Ln2 जार। क्लियर? कौन से जार में भरेंगे? Ln2 जार के अंदर भरते हैं, है ना। और ये जो Ln2 जार है इसका तापमान कितना होना चाहिए?
इसका तापमान होना चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना। फिर अगर हम बात करें कि 1 ml जो सीमेन होता है, 1 ml जो सीमन होता है, उस सीमन से हम कितने स्ट्रो बनाते हैं? उससे हम बनाते हैं 4 स्ट्रो बनाते हैं। क्लियर। दूसरी बात आपको समझ में आ गई। और क्या बात करेंगे? और अगर हम बात करें कि एक स्ट्रो के अंदर कितने शुक्राणु हो सकते हैं, तो आपको बताना है कि लगभग कितने शुक्राणु हो सकते हैं? 30 मिलियन शुक्राणु। क्लियर पॉइंट। फिर और अगर हम बात करें कि एक स्ट्रो हो गया है ना, एक स्ट्रो में कितने हैं? 30 मिलियन हमारे शुक्राणु है, ये ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रो यूज में ली जाती है वो है आपकी फ्रेंच मिनी स्ट्रो, है ना। फ्रेंच मिनी स्ट्रो का उपयोग सर्वाधिक, एक ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखेंगे इसके बारे में? और क्या ध्यान रखेंगे आप, है ना। और ध्यान रखेंगे जो हिमशीतित वीर्य है ना, हिमशीतित जो वीर्य होता है ना, उसका जो तापमान होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थेविंग। इसका तापमान पूछा जाता है ना। तो इस तापमान को आपको ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर कितने सेकंड के लिए रखते हैं? 30 सेकंड के लिए इस थेविंग प्रोसेस में। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर अगर हम बात करें कि सीमन में क्या क्या होता है, सीमन में क्या क्या होता है, तो सीमन में क्या क्या होगा आपका? सीमन के अंदर होगा आपका सिट्रिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा। और सिट्रिक एसिड के बाद में अगर देखें तो क्या मिलेंगे आपको? फ्रक्टोज होगा। फ्रक्टोज के बाद में और क्या मिलेगा आपको? फ्रक्टोज के बाद में बात करें तो विटामिन मिलेंगे। क्लियर। तो इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें तो जो आपका थेविंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। थेविंग प्रोसेस क्या होता है ना, यहां पर देख लेते हैं। थेविंग प्रोसेस क्या होता है? जो हिमशीतित जो वीर्य है ना, जो फ्रोजन सीमेन है, जो फ्रोजन सीमेन है, उसको हम कितने डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस कितने मिनट, कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए रखते हैं, है ना। 30 सीमन जो होता है ना, तो 37 टेम्परेचर जब रखेंगे इस थेविंग प्रोसेस के अंदर, जो सीमेन होता है इस टेम्परेचर पर लाने के लिए, इस टेम्परेचर पर लाने के लिए जो फ्रोजन सीमेन होता है उसको एक गुनगुने पानी के अंदर, है ना, रखकर जो सीमेन होता है उसको जैसे कि जो सॉलिड सीमेन था, जो सॉलिड सीमेन था उसको किसमें चेंज कर रहे थे? लिक्विड सीमेन के अंदर चेंज कर रहे थे। किस प्रोसेस के द्वारा? तो हम बात करें थेविंग प्रोसेस के द्वारा, है ना। इसमें जो टेम्परेचर कहां से कहां तक लाना है आपको? 37 डिग्री, 35 से 37 डिग्री तक, है ना। 35 से लगाकर 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको लाना है ना। इसके लिए क्या होता है कि जो फ्रोजन जो आपका सॉलिड जो सीमेन है ना, उसको क्या करेंगे? 37 डिग्री टेम्परेचर इस थेविंग प्रोसेस के अंदर रखेंगे। कितने? 30 सेकंड के लिए। तो हमारा जो सीमेन होगा वो कैसा बन जाएगा? लिक्विड सीमेन बन जाएगा। तो यही प्रोसेस होती है और इसी को हम बोलते हैं थेविंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। तो इतना आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें कि जो एआई होता है, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है,
है ना एआई, तो उसके क्या क्या लाभ हैं? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लाभ लिखेंगे आप, है ना, और लाभ में क्या क्या लिखेंगे तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। सबसे तो हम बात करें सबसे पहले कि जेनेटिक जो क्वालिटी होती है, आनुवांशिक गुणवत्ता में वृद्धि। क्लियर? इसीलिए हम क्या कराते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर अगर हम बात करें कि कृत्रिम जो गर्भाधान करवाते हैं, इस कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, है ना, एक जो भैंस होता है, एक जो सांड होता है, एक सांड से लगभग कितने 600 से लगाकर 800 गाय, है ना, गाय उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है ना, इतनी उत्पन्न की जा सकती है। और अगर हम बात करें भैंस की, तो भैंस को एक सीमन से ही गर्भित करवाया जा सकता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बार बार हमें इसी में मतलब यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से आराम से करवा सकते हैं। क्लियर? फिर अगर हम बात करें जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो डिजीज होती है ना, हम कह सकते हैं कि यौन संचारित रोगों से बचाया जा सकता है। यौन संचारित रोगों से बचाया जा सकता है। क्लियर पॉइंट? ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, और क्या देखने वाले हैं, और क्या फायदे हैं इसके, है ना, और हम इसकी गुणवत्ता में मतलब यानी कि हम वृद्धि कर सकते हैं। फिर इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? जो उच्च गुणवत्ता वाले जो भी नर पशु होंगे उसका उपयोग करेंगे। उच्च गुणवत्ता वाले नर का उपयोग। क्लियर है? तो इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखना है कि एआई हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम एक अच्छे आनुवंशिक गुणवत्ता जो वृद्धि होती है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे जो सीमेन, अच्छा जो गुणवत्ता वाले जो नर का जो सीमेन, जो अच्छा जो गुणवत्ता वाला जो पशु का वीर्य लेके और हम आर्टिफिशियल करवा सकते हैं, उससे आनुवंशिक जो गुण होंगे उसमें वृद्धि होगी। और अगर हम बात करें कि एक सांड से लगभग 600 से लगाकर 800 गाय उत्पन्न की जा सकती है, तो ये बहुत अच्छी विधि है। और भैंस की बात करें तो एक सीमन के अंदर ही उसको क्या कर देते, गर्भित करवाया जा सकता है। एक ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि यौन संचारित जो रोग होंगे उनसे बचाया जा सकता है और उच्च गुणवत्ता वाले नर का इसमें उपयोग किया जाता है। एक चीज ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि जो कमजोर पशु होंगे, कमजोर पशु को आसानी से गर्भित करवाया जा सकता है। क्लियर पॉइंट? एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है ना। और क्या कर सकते हैं? पशुओं की नस्ल में सुधार कर सकते हैं, पशुओं की नस्ल में सुधार कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि जो आर्टिफिशियल जो योनि होती है ना, उसका टेम्परेचर भी पूछा जाता है और उसको किस एंगल पर रखते हैं, है ना। अगर एआई में देखें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर देखें
तो जो योनि होती है आर्टिफिशियल वेजाइना है ना, जो आर्टिफिशियल जो वेजाइना होती है, कृत्रिम योनि होती है, इस कृत्रिम योनि का है ना क्या पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, कोण पूछा जाता है, तो वो कोण क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें कि जो हम बात करें कि कृत्रिम जो योनि है उसके क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, है ना, तो वो भी हम लिख लेते हैं एक टेबल बनाकर, है ना। विभिन्न पशुओं में कृत्रिम योनि के क्या मापदंड, कृत्रिम योनि के मापदंड। क्लियर, क्या देखने वाले हैं, कृत्रिम योनि के मापदंड हम देखने वाले हैं। क्लियर है ना, विभिन्न पशुओं में कृत्रिम योनि के मापदंड हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सांड की, है ना, सांड की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कुत्ते की, कुत्ते के बाद में हम बात करेंगे सुअर की, और सुअर के बाद में हम बात करेंगे जो सुअर है ना, सुअर को हम थोड़ा बाद में ले लेते हैं। तब इससे बाद कुत्ते के बाद में हम बात करें बकरे की, बकरे के बाद में हम बात करें सुअर की, और सुअर के बाद में हम बात करें घोड़ा। क्लियर, तो इसमें जो कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है, आर्टिफिशियल वेजाइना का तापमान कितना रखा जाता है ये पूछा जाए तो सांड में कितना रखेंगे, 39 से लगाकर 41 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और अगर कुत्ते की बात करें तो 40 से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और अगर हम बात करें बकरी की तो 45 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और अगर सुअर की बात करें तो 45 से लगाकर कितना रखा जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और अगर घोड़े की बात करें तो भी कितना रखा जाएगा, 45 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इन तीनों में तो सेम हो गया और इसमें आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसकी लंबाई भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर आर्टिफिशियल जो कृत्रिम योनि है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आर्टिफिशियल जो वेजाइना की अगर लंबाई पूछी जाए तो लंबाई कितनी होनी चाहिए वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सांड है उसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो आर्टिफिशियल जो वेजाइना है उसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई हो जाएगी 35 से लगाकर 40 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें कुत्ते की तो कुत्ते में जो आर्टिफिशियल जो वेजाइना होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर हम बात करें बकरे की तो कितनी हो जाएगी, बकरे की भी 20 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें किसकी, सुअर की बात करें तो सुअर में कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें घोड़े की तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, कृत्रिम योनि की लंबाई 54 सेंटीमीटर। क्लियर पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियल जो वेजाइना होती है, कृत्रिम योनि होती है, उसका एंगल पूछा जाए तो 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। उसके बाद में 90 डिग्री एंगल पर कर है ना उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो 45 डिग्री एंगल आपको यहां तक पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। विभिन्न पशुओं में कृत्रिम योनि के मापदंड क्या क्या होना चाहिए वो देखें हमने। सांड की बात करें तो आर्टिफिशियल जो वेजाइना है उसका तापमान कितना होना चाहिए, 39 डिग्री से लगाकर 41 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसी सांड के लिए हम बोले कि आर्टिफिशियल जो कृत्रिम योनि है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 35 से लगाकर 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर हमने बात करी कुत्ते की बात करी तो कुत्ते में जो हम देख रहे थे उसमें तापमान आर्टिफिशियल जो वेजाइना है, कृत्रिम योनि है, उसका तापमान कितना होना चाहिए, तो 40 से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस
होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल वेजाइना की लंबाई कितनी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें बकरा, सुअर, घोड़े की, तो आर्टिफिशियल जो वेजाइना होगा उसका जो टेम्परेचर होगा, उसका जो तापमान होगा वो हो जाएगा 45 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें कि इसमें जो आर्टिफिशियल जो वेजाइना होगी उसकी लंबाई की अगर बकरे में पूछे तो 20 सेंटीमीटर, सुअर में पूछे तो 12.5 सेंटीमीटर और घोड़े की बात करें तो 54 सेंटीमीटर। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं कि हम जो विभिन्न पशु जो है ना, विभिन्न पशुओं में एआई की विधियां, कि हम किस किस पशु में कौन कौन सी विधि उपयोग में ले रहे हैं। यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें किसकी, गाय व भैंस की, है ना, तो इसमें कौन सी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है रेक्टो वेजाइनल विधि। रेक्टो वेजाइनल विधि। क्लियर पॉइंट। और अगर हम दूसरी नंबर पे अगर बात करें तो किसका, भेड़ और बकरी, भेड़ व बकरी। तो इसमें जो हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर कौन सी विधि उपयोग करते हैं, तो वेजाइनल स्पेकुलम विधि। वेजाइनल स्पेकुलम विधि का उपयोग किया जाता है। फिर अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा सुअरी। अगर हम बात करें किसकी, सुअरी की, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, हम बात करें तो कार्क स्कू पिपेट विधि। कॉर्क स्कू पिपेट विधि का उपयोग किया जाता है। फिर अगर हम देखें फोर्थ नंबर पे, अगर गोड़ी की बात करें तो गोड़ी में कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, तो वो ली जाती है आपकी वेजाइनल विधि। क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न पशुओं में एआई विधि पूछी जाए तो अगर गाय और भैंस की बात करें तो गाय और भैंस में रेक्टो वेजाइनल विधि उपयोग में ली जाती है, और भेड़ और बकरी की बात करें तो वेजाइनल स्पेकुलम विधि यूज में ली जाती है, और सुअरी की बात करें तो कॉर्क स्कू पिपेट विधि यूज में ली जाती है, और अगर हम बात करें घोड़ी की तो वेजाइनल विधि उपयोग में ली जाती है। मोस्ट एग्जाम में अगर पूछने लायक है तो इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, संभावना पूरी की पूरी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें कि स्खलन का आयतन किन किन पशुओं में कितना हो जाएगा, तो वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विभिन्न पशुओं में, है ना, स्खलन का आयतन। विभिन्न पशुओं में स्खलन का आयतन क्या क्या हो जाएगा। तो स्खलन के आयतन की अगर बात करें, किसमें, पशु के अंदर बात करें, स्खलन के आयतन की बात करें, और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम सांड की। तो सांड कितना स्खलन करेगा, है ना, कितने वीर्य का स्खलन करेगा, तो वो करेगा 6 ml वीर्य, है ना, और पशु। और अगर दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो वो हो जाएगा बफेलो, है ना। बफेलो की बात करें तो कितना, नर 3 ml। और अगर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेढा, है ना, मेढा। और मेढा तो आपको पता ही है, रेम, है ना, और रेम किसको बोलते हैं, जो भेड़ की जो नर नस्ल होती है उसको बोलते हैं, और ये कितना स्खलन करता है, 1 ml
और अगर हम पूछें किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं घोड़ा। अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा जो होता है वो कितना 80 ml। क्लियर। अगर हम बात करें घोड़े के बाद में कुत्ता, तो जो कुत्ता होता है वो लगभग कितना 10 ml। क्लियर। और अगर हम बात करें कुत्ते के बाद में कौन सा, बकरा। अगर हम इस बकरे की बात करें तो बकरा कितना 1.25 ml। क्लियर। और अगर हम 7 नंबर पर बात करें किसकी, सुअर की बात करें, और सुअर में भी कितना हो जाएगा आपका 250 ml। क्लियर। तो सबसे ज्यादा स्खलन कौन सा पशु करता है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पशु कौन करता है, तो सुअर करता है। और उसके बाद में कौन सा, घोड़ा पूछा जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम पूछे तो मेढा बताना है। क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विभिन्न जो पशु हैं उनका जो वीर्य स्खलन करने का जो आयतन है वो कितना कितना होता है। तो सबसे ज्यादा हमने देखा सुअर के अंदर होता है 250 ml, और हमने बात करी घोड़ा कितना 80 ml स्खलन करता है। क्लियर। फिर इसके बाद में हम जो इंपॉर्टेंट जो बातें पढ़ने वाले हैं, है ना, वो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। ये हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हम एपिडाइडमिस, अधिवृषण। अधिवृषण के बारे में देखने वाले हैं, है ना। अधिवृषण क्या होता है ना, इसी को एपिडाइडमिस कहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, शुक्राणु परिपक्व होते हैं। शुक्राणु परिपक्व होते हैं। कैसे होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणुओं का घर भी कह देते हैं, स्टोरेज हाउस ऑफ स्पर्म, है ना। स्पर्म, है ना, शुक्राणुओं की संग्रहण घर। इसी को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणुओं का संग्रहण घर भी कह देते हैं। किसको, अधिवृषण को, एपिडाइडमिस को। क्लियर पॉइंट यहां तक। फिर अगर हम आगे चले, है ना, कुछ सहायक जनन ग्रंथियां होती है, उसके बारे में भी ध्यान रखना है। सहायक जनन ग्रंथियां, तो सहायक जो जनन ग्रंथियां होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपके, एक हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। और अगर हम दूसरी बात करें तो एक होती है आपकी काउपर, या इसी को क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथर ग्लैंड ग्रंथि। क्लियर। एक प्रोस्टेट होगी, एक काउपर होगी, और एक होती है शुक्राशय। कौन सी होती है, शुक्राशय ग्रंथि। और इसी शुक्राशय को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्रंथि। क्लियर पॉइंट। तो सहायक जनन ग्रंथियां पूछी जाए कौन कौन सी होती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, बल्बो यूरेथर ग्रंथि होती है, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल ग्रंथि भी होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है ना। और जो अगर हम बात करें इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, तो सभी जो भी घरेलू पशु है उन सभी में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पाई जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि जो अपने क्या बोलते हैं कि जो योनि होता है, योनि का जो मार्ग होता है वो होता है हम जो अम्लीय होता है, जो एसिडिक जो मार्ग होता है उसको कैसा कर देता है, निष्क्रिय बना देता है। इसका मुख्य कार्य है। क्लियर पॉइंट।
फिर अगर हम बात करें, एक काउपर ग्रंथि आती है ना, ये क्या करती है, ये एक ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। और अगर हम बात करें इसी में, है ना, इसी में बात करें तो क्या होती है, ये चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्रवण करती है, ठीक है ना। इससे जो मूत्र मार्ग होगा वो कैसा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, है ना। कौन सी ग्रंथि के कारण होता है वो, कौन सी ग्रंथि होती है वो, काउपर बल्बो यूरेथर ग्रंथि। क्लियर, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, जो भी हमारा जो एसिडिटी होती है जो योनि की, वो मादा के अंदर, तो उसकी जो अम्लीयता होता है उसको नष्ट करके कौन सा माध्यम देता है, क्षारीय माध्यम देता है। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अगर शुक्राशय ग्रंथि की बात करें तो ये फ्रक्टोज की बात करी, साइट्रिक एसिड की बात करी, और हम किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी विटामिन की, है ना। और एक राइबोफ्लेविन की बात करी थी, तो उसका स्रवण करता है शुक्राशय ग्रंथि, और ये सेमिनल प्लाज्मा जो होता है का सर्वाधिक भाग बनाती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथि के बारे में ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है आपको, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, है ना। तो इस फ्रक्टोज के बारे में आप क्या लिखेंगे, ऊर्जा का स्रोत है, ये ऊर्जा का स्रोत है। किसके ऊर्जा का स्रोत है ये, तो हम बात करें किसके, शुक्राणु की गतिशीलता, है ना। कोई इंसान कैसे चल पाएगा जब उसमें ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा कौन देता है ना, भोजन देता है। तो उसी प्रकार से हमें वो जो शुक्राणु है ना, उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी, उसको ऊर्जा मिलेगी फ्रक्टोज से। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट अगर बात करें हम बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो जो सांड होता है वो 1 सप्ताह में 2 बार वीर्य का एकत्रण करना चाहिए उसे। सांड से सप्ताह में 2 बार वीर्य का एकत्रण कर सकते हैं। तो एक ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम कृत्रिम योनि में क्या क्या ध्यान रखते हैं, जब एआई कराएंगे तो एआई में हम प्रेशर का ध्यान रखते हैं कि उसके लिए प्रेशर क्या रखें, और दूसरी चीज हम क्या ध्यान रख रहे थे, टेम्परेचर, कि उसके लिए टेम्परेचर क्या रखें, है ना। तो ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो और एक और चीज इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जो आप वीर्य का जो एकत्रण करेंगे, तो जो शाम के समय में जो एकत्रण करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इससे बढ़िया है कि सुबह के अंदर जो वीर्य का जब एकत्रण करते हैं सुबह में, है ना, मॉर्निंग के अंदर, तो वो आपका अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का वीर्य आपको मिल सकता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि जो फ्रोजन सीमेन की हमने बात कर ली है, और फ्रोजन सीमेन के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण रह जाएगा आपका, है ना, तो जो सीमेन के बारे में कुछ चीजें हैं, तो वो इतनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि माप कितना हो जाएगा, स्ट्रो माप, है ना। तो फिर हमने उसके बारे में थेविंग विकलन प्रोसेस भी हमने देख लिया था, है ना। वो कितना हो जाएगा, 37 ताप पर रखते हैं। आदर्श गैस जो होता है उसके अंदर परागलन जो भी होती है आपकी, है ना, उसके अंदर जो मेन जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो रखा जाएगा जो 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। फिर अगर हम नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, तो एक और आप चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राज्य का प्रथम सीमन बैंक, राज्य का प्रथम सीमन बैंक कहां पर है, तो बस्सी, जयपुर में।
क्लियर, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीमन बैंक, प्रथम सीमन बैंक कहां पर है, तो ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर और क्या ध्यान रखेंगे इसके बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पर अध्ययन कर ली है। और हम जो इसके बाद में जो नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो बंध्याकरण देखने वाले हैं, है ना। बंध्याकरण देखेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा वो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले तो जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसका हमने मीनिंग जाना, कि उसकी परिभाषा जानी कि ये जो कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है, उसका अर्थ क्या होता है। और अर्थ क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, उच्च प्रजनन क्षमता वाले नर का क्या करेंगे, वीर्य को हम किसके द्वारा एकत्र कर रहे थे, यंत्रों के द्वारा एकत्र कर रहे थे। और जो हम गाय और जो भैंस थी उसके मध्यकाल के अंदर जो एकत्र किया हुआ जो हमारा वीर्य था, उसको हम मशीनों के द्वारा इस मादा पशु के जननांग के अंदर छोड़ देना, है ना, सर्विक्स भाग में छोड़ना, उसी को हम क्या बोल रहे थे, कृत्रिम गर्भाधान। या फिर दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताया था कि उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाला या नर के जो वीर्य होता है उसको इकट्ठा करना है, उसको प्रोसेसिंग करना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पर, कैसा, तरल नाइट्रोजन पे, है ना, संग्रहण करके फिर उसको क्या करते हैं, ठंडा हिमकृत वीर्य को उसी पशु, जो पशु है उसकी मादा का हीट, मतलब यानी कि क्या है, हीट क्या है आपका, मतकाल प्रारंभ, उस मतकाल के दौरान कृत्रिम रूप से सर्विक्स में डालना, जिससे मादा क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, गर्भधारण कर लेती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है। फिर हमने देखा था नेक्स्ट कि सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विश्व के अंदर लाजारो सप्लांजानी ने किया था, कुतिया पर किया था, 1780 के अंदर किया था। और भारत में अगर पूछा जाए एआई के जनक, तो डॉक्टर संपत कुमार मैसूर डेयरी फार्म पर इन्होंने किया था, है ना। एक नस्ल थी हिलकर, इन्होंने होलिस्टीन के जो सीमन था उसका इसमें इंजेक्ट कराया था, और उससे जो उत्पन्न हुए थे एआई सफलतापूर्वक उत्पन्न हुई थी। फिर हमने बात करी कि पहला भैंस का बछड़ा 1943 के अंदर इलाहाबाद कृषि संस्थान यूपी में, क्लियर, है ना। विश्व का पहला बेफेलो काल्फ आईवीएफ, उसका नाम क्या था, प्रथम था। इवेनोक एक साइंटिस्ट है, कहां का, रूस का, उसने 1899 के अंदर पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सफलता पूर्वक किया था। वो किसमें किया था, भेड़ों के अंदर किया था। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो हम गाय के अंदर भी करा सकते हैं, भैंस के अंदर भी करवा सकते हैं, सुअर के अंदर, घोड़े, पक्षी, कुत्ते और भेड़ों के अंदर भी हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जा सकता है। फिर हमने देखा कि वीर्य एकत्रण की हमने 3 विधियां पढ़ी थी। एक मसाज करके भी हम वीर्य का एकत्रण कर सकते हैं, विद्युत झटके के द्वारा कर सकते हैं, कृत्रिम वेजाइना के द्वारा भी हम क्या कर रहे थे, वीर्य का एकत्रण कर रहे थे। और इसके बाद में हमने वीर्य परीक्षण में बीबीसी देखा था, एमबीआर देखा था, है ना, एमबीआर देखा था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमन तनु कारक देखे थे, है ना, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर N2 जार क्या होता है वो देखा था हमने, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है, एआई के हमें क्या क्या लाभ है वो चीजें देखी हमने, ठीक है ना। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ, और गाय के अंदर कौन कौन सी एआई विधियां अपनाई जाती है, भैंस के अंदर भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, है ना, इसमें कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है वो हमने देखा, है ना। फिर हमने जो कितने वीर्य का स्खलन करता है, सांड कितना, बफेलो, मेढा, घोड़ा, और ये सारे कितने स्खलन करते हैं वो चीजें हमने देखी। और उसके बाद में हम कुछ की पॉइंट देखे हमने। और उसके बाद में हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा, राज्य का प्रथम सीमन बैंक पूछा जाए तो क्या बताना है आपको, बस्सी जयपुर, क्लियर पॉइंट। तो आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना रहती है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।